आज की जो स्टोरी है वो झारखंड से है, हालांकि कहानी संडे की है, लेकिन बड़ी खौफनाक है और बड़ा दिल को कचोटने वाली कहानी है। लेकिन उस कहानी के जड़ में जो चीज़ है वो और भी ज़्यादा परेशान करती है। वो इसलिए कि हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब घूम आइए, अलग अलग बहुत सारी आज भी परंपराएं हैं। करीब 30-40 परंपराएं तो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, उसके ऊपर शोज़ बनाए हैं, अजीब अजीब, जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते कि आज के दौर में ऐसा हो सकता है। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि किसी के यहाँ बड़ी मन्नत के बाद कोई बच्चा पैदा हो और उसको करीब 15-20 फीट के ऊपर से उछाल के नीचे फेंका जाए और नीचे चादर लेके और बाकी लोग खड़े हों उसको कैच करने के लिए, और फिर उसको कैच करें। गलती से अगर वो छूट जाए तो सोचिए उस बच्चे का क्या होगा जिसको इतनी ऊंचाई से फेंका जाता है। लेकिन ये परंपरा है अपने यहाँ। बैल लगातार सब दौड़ रहा है और उस बैल के साथ आम लोग हैं, बैल को चल दे, लेकिन ये भी एक परंपरा है। एक दूसरे को पत्थर मारना है, पूरी ताकत से मारना है, और उसमें कई लोगों जो इंजरी तो होती है, कई बार मौत भी हो जाती है, लेकिन ये भी एक परंपरा है। आग के शोलों पे चलते हुए जाना है खुश करने के लिए, ये भी एक परंपरा है। ज़मीन में लुढ़कते हुए लोटते पोटते बहुत दूर तक पथरीली सड़क पर वैसे ही जाना है, ये भी एक परंपरा है। तो ऐसी अनगिनत परंपराएं हैं और इन परंपराओं का हवाला दिया जाता है कि बहुत पहले से है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे किस्से कहानियाँ भरे पड़े हैं हमारी परंपराओं के। लेकिन आज मैं जिस परंपरा की बात करूँगा और जिसकी वजह से जो कुछ हुआ वो अपने आप में बहुत दहलाने वाला है। और इस परंपरा की जड़ में है, एक मैंने परंपरा की और आपको कहानी सुनाई थी बहुत पहले, राजस्थान की, जहाँ पे एक आदिवासी पूरा इलाका है। उसमें यह है कि अगर किसी की अननेचुरल डेथ हो जाती है, मतलब वो बीमारी है उससे न मरे, सड़क हादसे से मर जाए, कोई धक्का दे दे गिर जाए वो मर जाए, या किसी दूसरे इलाके में सांप काट ले वो मर जाए, तो वहाँ उसका तब तक अंतिम संस्कार नहीं करते जब तक कि उसकी मौत के एवज में वो मुआवजा न ले लें। और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा वो लाश उसके घर के पास या उसके मोहल्ले में ले आकर रख देंगे। और अगर वो मुआवजा नहीं देगा तो फिर कहते हैं बदले में एक तुम अपने यहाँ से किसी एक आदमी की जान दो। तो ये भी एक परंपरा है और एक मतलब हवा में नहीं है, रियल है ये, कि एक बंदा एक बार पुलिस की जिप्सी से टकरा गया था सड़क पे और उसकी मौत हो गई। पूरा गांव उठ के पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने पुलिस वालों से कहा था कि या तो आप पुलिस वाले में से एक कोई अपनी जान दो और या फिर इसके मौत की कीमत दो। तो कीमत तय होती है पंचायत में। उसके बाद पुलिस वालों ने भी अपनी जान बचाई पैसे देकर। तो ये भी परंपरा है। वो परंपरा भी आदिवासी से जुड़ा हुआ है। ये भी परंपरा जिसकी आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये भी एक आदिवासी इलाके की परंपरा है। किस्सा झारखंड का है, आदिवासियों के बीच से उठ के आता है। अंदाज़ा लगाइए कि उनकी कितनी वो होगी कि पुलिस अपने बलबूते पे 24 घंटे तक इंतज़ार कर रही थी कि उनके गांव में, उनके जंगलों में घुसने की, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अंदर घुसेंगे तो वो भी बंधक बना लिए जाएंगे। उसके बाद CRPF को बुलाया गया, पूरी पलटन जो है फिर वो एक साथ जंगल में दाखिल होती है और करीब 24-48 घंटे के बाद 7 लाशों के करीब पहुंचती है। वो 7 लाशें भी ऐसी कि देख के दिल दहल जाए। हर एक का गला कटा हुआ, सर कहीं और, धड़ कहीं और, हाथ पैर बंधे हुए, जिस्म पे अनगिनत चोटों के निशान। इस कहानी को जानने या इस कहानी में अंदर दाखिल होने से पहले ज़रूरी है कि थोड़ी सी चीज़ें हम समझ लें। चूँकि हम बात ये आदिवासियों की परंपरा की कर रहे हैं, हमारे देश में इस वक्त करीब 650 के करीब 650 650 के लगभग अलग अलग तरीके के आदिवासी रहते हैं। लगभग 30 स्टेट्स में हिंदुस्तान के आदिवासी रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि इनका कोई 1-2 ही स्टेट है। 2001 की जो अपनी आबादी की गिनती हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से इस देश में करीब 84 करोड़ 3,26,240 आदिवासी थे। 2001 की इसमें बात कर रहा हूँ कि 84 करोड़, एक रफली मान के चलिए कि 85 करोड़ आदिवासी इस देश में रहते हैं। जो इन 84-85 करोड़ आदिवासियों में से अकेले जो 83% इनकी पॉपुलेशन है, उनमें सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में ये रहते हैं वो स्टेट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 83% कायदे से इन 8-10 स्टेट में रहते हैं। झारखंड की एक बड़ी आबादी जो है वो आदिवासियों की। आदिवासियों को हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में खास राइट दिए गए हैं।
उनका इलाका, उनके इलाकों में उनके रहन सहन का तरीका, उनकी ज़मीन, उसको थोड़ा सा सेफ और सुरक्षित रखा गया है कि वहाँ ये चीज़ें नहीं हो सकती, वहाँ आम लोग जाकर नहीं बच सकते, वहाँ आम लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ आम लोग बिज़नेस नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे उनकी ओरिजिनलिटी आदिवासियों की ख़त्म हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम झारखंड की। झारखंड में लास्ट सैटरडे एक चाईबासा इलाका है, बहुत फेमस है झारखंड का ये। उस चाईबासा इलाके में एक गांव है, उस गांव का नाम है बुरुगुली केरा। बुरुगुली केरा। इस गांव में जो ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा का एक आदेश आता है कि इस गांव में जितने भी लोग हैं वो अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी वो ग्राम सभा को जमा करते हैं। अब ग्राम सभा क्यों जमा करवा रही है या ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा ये है, हमारे देश में अगर कहें तो जो पहले चुनावी बिगुल बजता है, जो डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है, वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा जो लोकल चुनाव होता है जिसमें प्रधान चुने जाते हैं, मतलब एक गांव अपना नेता चुनता है और उसका ग्राम प्रधान होता है। तो ये सबसे हमारे देश में बड़ी मजबूत है ग्राम सभा की परंपरा। इसके बाद फिर लोकल काउंसलर और ये सब उसके बाद होते हैं, एमएलए से लेके एमपी। असली शुरुआत होती है ग्राम सभा से। कोई भी एक चुनाव जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है और ये बड़ी मजबूत है और इसको गांव में बड़े उस शोर शराबे से लड़ा जाता है। तो झारखंड के इस बुरुगुली केरा इलाके में जो ग्राम सभा है, उसने एक आदेश जारी किया कि इस पूरे इलाके में जो लोग हैं वो अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड ग्राम सभा को जमा करते हैं। क्यों, किस लिए, ये किसी को नहीं मालूम। आदेश था लेकिन ग्राम सभा का आदेश का पालन करने का न करने का मतलब है कि फिर आप उस ग्राम सभा को चैलेंज कर रहे हैं, आप उस गांव में नहीं रह सकते। यह आज भी सारे जगह पे होता है। इनका तरीका दूसरा था। इनका तरीका यह है कि इनका एक फरमान जो होता है और जिस परंपरा पे मैं लौट कर आ रहा हूं वो कहलाता है पत्थलगड़ी। तो ग्राम सभा ने पत्थलगड़ी के तौर पर यह फरमान जारी किया। अब पत्थलगड़ी क्या है? पत्थलगड़ी यह है कि इसके नाम से थोड़ा पत्थर को इन्होंने पत्थल कर दिया और गड़ी मतलब गाड़ना जमीन में। झारखंड के करीब 13 डिस्ट्रिक्ट के 50 गांव ऐसे हैं जहां पे पत्थलगड़ी मूवमेंट पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। कहते हैं ये परंपरा बहुत पुरानी, अंग्रेजों के ज़माने से भी पहले की है, लेकिन पहले कुछ और था। अब ये पत्थलगड़ी जो है एक आंदोलन का नाम हो गया है। वो ऐसे कि हर ग्राम सभा क्या करता है कि पत्थलगड़ी का मतलब पत्थर कैसे होते हैं। आप लोगों ने सड़क किनारे हमेशा माइलस्टोन देखे होंगे जो लगा होता है, आगरा 150 किलोमीटर, लखनऊ 500 किलोमीटर। तो वो माइलस्टोन जो है उसी शक्ल की एक पत्थलगड़ी होती है, जो वैसे एक पत्थर होता है। और हर ग्राम सभा में जो मैंने आपको बताया कि करीब ऐसे 50 गांव खासतौर पर है जहां उस पत्थर को गाड़ दिया जाता है और उस पत्थर पे बाकायदा लिखा जाता है। उस पत्थर पे बाकायदा संविधान लिखा जाता है। कई तो पत्थर अशोक स्तंभ के बने हुए हैं, उनका मतलब वो नकल किया गया और उस संविधान का हवाला उस पत्थर पे बाकायदा खुदाई करके लिखा जाता है कि अनुसूचित जाति या आदिवासी ये इसके हवाले से जो संविधान में हमारा राइट ये है, ये है, ये। तो वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और उसके साथ साथ फिर उसमें फरमान और आदेश लिखा जाता है। तो पत्थलगड़ी मूवमेंट ये चला, लेकिन इस मूवमेंट में नया रंग इसलिए आया कि 2017 में के बाद लगा कि ये सीधे सीधे सरकार और संविधान को भी चुनौती है। हालांकि वो हमेशा मानते हैं कि वो अपनी हक और आवाज़ के लिए पत्थलगड़ी आंदोलन चला रहे हैं। कई जगह पे पत्थलगड़ी में ये बाकायदा लिखा गया था कि इस इलाके में किसी भी बाहरी आदमी का आना, रहना, ज़मीन खरीदना, बिजनेस करना वो वर्जित है, मना है। अब अगर बाहरी आदमी का आना मना लिख दिया और आप एक आम आदमी आप गए तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि मीडिया के साथ भी कि अगर उनका है कि आपको आना है तो परमिशन लीजिए, आप ग्राम सभा ग्राम प्रधान से परमिशन लीजिए, आपको शूट करना, आपको बातचीत करनी, आप वैसे गए तो फिर अपने रिस्क पे गए। और एक बड़ा इलाका झारखंड का जंगलों से पटा हुआ है जो बहुत ही गहराई में है जंगल। तो पत्थलगड़ी पे ये लोग ये करते हैं कि अपना संदेश लिखते हैं और इसका इस्तेमाल अलग अलग वक्त में पहले होता था कि जैसे गांव का कोई बड़ा आदमी मर गया तो भी एक पत्थर को एक गाड़ा जाता था, उस पर उसके जीवन से लेकर मरण तक की कहानी होती थी। कोई पैदा हुआ उसके बारे में भी लिखा जाता था। कोई इस गांव का अगर सेना में शहीद हो गया उसके बारे में भी लिखा जाता था। कोई और ऐसा बड़ा संदेश है वो भी लिखा जाता था। कोई आदेश, कोई फरमान है वो सब भी। तो एक बार पत्थलगड़ी पे मतलब जो लिख दिया वो फिर समझ लीजिए कि कानून है वहाँ का और उस ग्राम सभा का। और पत्थलगड़ी का मतलब संविधान के जरिए लिखने का ये था कि हमारा अपना ये गांव, हमारा अपना कानून, हमारे अपने नियम। बाकी फिर वो जो
लोकसभा के और विधानसभा के कानून वानून को हम नहीं मानेंगे। तो एक तरह से चैलेंज है डायरेक्ट ये अथॉरिटी को। इवन पुलिस भी फिर इस चक्कर में जाने से घबराती थी। तो ऐसे ही एक शनिवार को पत्थलगड़ी के ज़रिए एक फरमान आया, उसमें कहा गया कि तमाम लोग अपने वोटर आईडी और आधार कार्ड जमा करा दें ग्राम सभा को। 9 लोग ऐसे थे उस गांव में जिन्होंने इस फरमान को मानने से इनकार किया और इसके पलटकर विरोध करना शुरू किया कि मैं क्यों करूं। बात सैटरडे की है लास्ट। तो 9 के 9 लोगों को कुछ लोगों ने समझाया, वो माने नहीं। इसके बाद रात हो गई। रात को ये 9 के 9 लोग जो ग्राम सभा से जुड़े हुए कुछ लोग थे, उनके घर पे जाके हमला कर देते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम नहीं देंगे और ये फरमान वरमान हम नहीं मानेंगे, हम अपना आधार कार्ड, हम अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं जमा करेंगे। मारपीट होती है, हमला करते हैं, उसके बाद ये लौट जाते हैं। अगली सुबह तक ग्राम सभा में ये बात फैल जाती है, हमलावरों की निशानदेही हो जाती है। इसके बाद ग्राम सभा बैठती है और कहा जाता है कि ये जो 9 लोग हैं जिन्होंने एक तो विरोध किया, ऊपर से हमला किया, इसका मतलब है कि सीधे सीधे ग्राम सभा के हुक्म को मानने से इनकार किया, पत्थलगड़ी परंपरा को इन्होंने तोड़ा। इसके बाद कहा जाता है कि 9 के 9 लोगों को बुलाया जाए और इनके बारे में पंचायत फैसला लेगी। संडे की सुबह पंचायत बैठती है ग्राम सभा में, 9 के 9 लोगों को वहां लाया जाता है। अब यहाँ पे 2 कहानी शुरू होती है। एक, ग्राम सभा की पंचायत बैठी, पूरे गांव की भीड़ थी और उन्हें यह पता था कि ये वो 9 लोग हैं जिन्होंने हुक्म मानने से मना किया है। लोग गुस्से में थे, लेकिन कहते हैं कि इससे पहले कि ग्राम सभा अपना फैसला सुनाती, ये 9 लोग इशारों में एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जब ये भागते हैं तो भीड़ पीछे भागती है। इसके बाद उसमें से 7 लोग इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। उन 7 लोगों की बुरी तरह से पिटाई की जाती है और फिर उन 7 को उस जगह से कई किलोमीटर दूर घने जंगलों में ले जाया जाता है। घने जंगलों में ले जाकर उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, बुरी तरह उन्हें मारा जाता है और फिर पूरी भीड़ जो है एक एक कर उन 7 लोगों के गला काट देती है। गला काटने के बाद उनका सर जो है वो वहीं पे फेंक देती है, बाकी का धड़ वहीं छोड़ देती है और ये सारे वापस लौट आते हैं। इधर जो 7 लोग थे उनमें से बाकी गांव में तब तक बात फैल गई थी कि 2 लोग भाग गए, 7 पकड़ा गए थे 9 में से। तो जो 7 नहीं आए और पकड़ा गए थे, उनके घर वालों को शक हुआ। वो किसी तरह से उनका परिवार का कोई एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाकर बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। और तब तक गांव में ये बात भी हो गई थी कि उन 7 के साथ क्या किया गया। पुलिस को जब पता चलती है, पुलिस अपने आला अफसरों को, टीम को बताती है। रात तक पुलिस के पास पूरी खबर थी। पुलिस की टीम गांव में घुसने की सोच रही थी। फिर ये हुआ कि नहीं, गांव में जाना खतरनाक है क्योंकि दहशत और डर बहुत है वहाँ इन पत्थलगड़ी और इन लोगों की परंपराओं को लेकर। तो पुलिस के पास ये जो मुखबिर थे गांव की तरफ से खबर आई कि आप मत आएं वरना आप लोग भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। रात भर पुलिस बैठी रही। अगले दिन फिर पुलिस ने कोशिश की बात करने की, लेकिन लगा कि वो रिस्क ज़्यादा है। ये देखिए, एक आज़ाद देश में ये सब कुछ होता है। इसके बाद फिर CRPF की फोर्स मंगाई गई, पूरी तैयारी की गई। हथियारों से लैस होने के बाद पूरी एक पलटन बनाकर पुलिस CRPF के साए में उस गांव में दाखिल होती है। गांव में दाखिल होने के बाद लोगों से पूछताछ करती है। अब उन लोगों का जवाब देखिए, रिकॉर्ड पे, कैमरे पे है। गांव वाले कहते हैं कि हाँ, उन्होंने हमारी इस परंपरा को तोड़ा। लोग गुस्से में थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ ने पकड़ा और कोई रास्ता नहीं था। हम कितने लोगों को रोक सकते थे? जिनको रोक पाए रोक लिया, जिनको नहीं रोक पाए उन्होंने उसको मार डाला, उसका गला काट। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि कहाँ पे मारा। इसके बाद CRPF की टीम और पुलिस की टीम उन्हीं में से कुछ लोगों को लेकर बाकायदा उनकी निशानदेही पे करीब 18 घंटे तक सर्च ऑपरेशन करती है। जंगल के अंदर जाती है और जंगल के अंदर जाने के बाद, एक तो जंगल ऐसा है कि वहाँ पर अगर अकेले अननोन है, आप जाएँ तो लौट के बाहर नहीं आ सकते और ख़तरा अलग। लेकिन आदिवासियों की ज़िंदगी जो है वो इन जंगलों में, जल, जंगल और ज़मीन, यही उनकी 3 जमा पूंजी होती है। तो खैर ये पूरी CRPF और पुलिस की टीम पहुंची। घने जंगल के अंदर उन्हें वो जगह मिली, वहाँ से उन्होंने वो 7 सर उठाए, धड़ उठाए, लेकर वापस आए। और उसके बाद पूरी दुनिया को ये खबर पता चली कि झारखंड के एक गाँव में इस पत्थलगड़ी परंपरा की वजह से 7 लोगों का कत्ल हो गया, और वो भी बिल्कुल वहशियाना तरीके से। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की हिम्मत नहीं है कि किसी को अरेस्ट करे, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि इन्होंने परंपरा तोड़ी है और भीड़ ने किया है, तो कोई एक नाम सामने नहीं आ रहा। इसके बाद अब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गिरफ्तारी कोई नहीं हुई अभी तक। हालांकि वहाँ के जो CM हैं अभी, हेमंत सोरेन, नए नए बने हैं वो, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये वो CM है जो इससे पहले रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इसी पत्थलगड़ी परंपरा को लेकर पुलिस और इसमें 2017 में भी
झड़प हुई थी और इन्होंने जगह जगह पे पत्थर गाड़ दिए थे जो गांव की एंट्री होती है इन सब की, कि यहाँ पे किसी भी बाहरी आदमी का आना मना है, तो अब जो आएगा अपने रिस्क पे आएगा। तो उसको एक तरह से लेके ये था कि आपने बाकी के जो सरकार के कायदे कानून है सबको अपने ताक पर रख दिया। तो रघुबर दास वो इसके खिलाफ थे, उन्होंने कहा था सख्त एक्शन लेंगे, उसको लेकर पुलिस और उनके आदिवासियों के बीच झड़प हुई। लेकिन जो अभी नए मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन के बेटे, ये खुद आदिवासी हैं और इन्होंने इस जो उस वक्त सारे मुकदमे दर्ज हुए थे करीब 150, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो आदिवासियों के खिलाफ ये सारे मुकदमे वापस लेगी। आने के बाद उन्होंने उसका ऐलान भी कर दिया। पत्थलगड़ी परंपरा को लेकर भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अब यह है कि उसी पत्थलगड़ी परंपरा के तहत 7 लोगों का कत्ल हुआ है और उसी आदिवासियों के खिलाफ, इस परंपरा के खिलाफ बोलने और उसकी वजह से पिछली सरकार गई है। तो क्या हेमंत सोरेन 7 लोगों के कातिल को, ऐसी परंपराओं के नाम पे चलने वाले इस कत्लेआम को करने वाले गुनहगारों को सजा देंगे? एक बड़ा सवाल है। यह है इस कहानी का एक पहलू। लेकिन अब दूसरा पहलू इसका यह है कि आखिर पत्थलगड़ी जैसी परंपरा क्यों पैदा हुई। अगर इसमें आप जाएंगे तो फिर आप आदिवासियों के हमदर्द हो जाएंगे। उसकी वजह यह है, उनका कहना है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें कानून ने अधिकार दिया है, जल, जंगल और ज़मीन, लेकिन जो हमें एक प्रोटेक्शन दिया गया था संविधान के तहत, हमारी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, हमें जंगलों से दूर किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं और उसके बदले में ना हमें नौकरी मिल रही है, ना हमें अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, ना हमारे पास सुविधा है, ना मेडिकल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, ना सड़क है, ना परिवहन है, न ट्रेन, न बस, मतलब जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन सबसे बड़े कटे हुए और दूर दूर हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? हमें जो हमारा अधिकार है वो चाहिए और इसीलिए हम पत्थलगड़ी के ज़रिए, अपनी इस परंपरा के ज़रिए कहते हैं कि इस गांव में जो भी होगा हम करेंगे, हमारा रूल चलेगा, हमारा शासन होगा, हमारे बच्चे खुद हम पढ़ाएंगे, हमें नहीं चाहिए सरकारी स्कूल। तो ये गुस्सा इसलिए आया कि क्योंकि उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनकी तरक्की के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2017 में एक साउथ कोरियन कंपनी और झारखंड की सरकार के बीच समझौता हुआ। ऑटोमोबाइल कंपनी थी वो साउथ कोरिया की और उसको वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगाना था और उसके लिए सही जगह चुना उसने झारखंड में। बाकायदा ज़मीन देखी, डील हुई, सरकार ने हरी झंडी दी। उसके बाद उस ज़मीन को जंगल काट के समतल बनाया गया, प्लेन किया गया। लेकिन फिर एक रोज़ अचानक जब उस कंपनी की बुनियाद रखनी ही जानी थी, उसी जगह पे एक पत्थलगड़ी, माने एक पत्थर गड़ा हुआ अचानक मिलता है सुबह में और उस पर लिखा था फरमान संविधान के साथ कि इस जगह पे कोई भी कंपनी या विदेशी कंपनी या बाहरी कंपनी का आना वर्जित है, यहाँ वो ना आए, वरना वो अपने आप देखें। ये पत्थलगड़ी का एक पत्थर का पैगाम गड़ा, सरकार ने अपने हाथ खींच लिए, बाकी सब ने हाथ खींच लिए और साउथ कोरिया की उस कंपनी को अपनी कंपनी खोलने से पहले ही वापस साउथ कोरिया जाना पड़ा। ये इस पत्थलगड़ी मूवमेंट का असर था। तो दूसरा इसका यही है कि जिस तरीके से सरकार को इन लोगों की तरक्की और बाकी चीज़ों के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ चुनाव में होता है। बाकी आदिवासियों की हालत आज भी यही, बल्कि कई बार मुझे ऐसा मौका मिला इधर उधर, कुछ आदिवासी तो ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी, आप ट्रेन प्लेन छोड़िए, बस नहीं देखी कि बस होती क्या है, और अगर गलती से देख लें तो वो चौंक जाते हैं कि ये क्या मशीन है, ये इतनी तेज़ी से कैसे भाग रहा है, हमसे तेज़ी से कैसे दौड़ सकता है। मोबाइल पे आवाज़ आ जाए तो वो डर जाए। ये बात अटपटी लगेगी सुनने की, लेकिन आज भी दूर दराज के जंगलों में बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो कटे हुए हैं पूरी इस नई दुनिया से। उन्हें मालूम ही नहीं है कि दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन उसमें उनका भी कसूर नहीं है। कसूर है हमारी सरकारों का, हमारे जो बाकी सारी चीज़ें देखते हैं कि उनको हम लोग मुख्य धारा में समाज के क्यों नहीं लेकर आते, और जो उनकी बेसिक है, जब उन्हें लगता है कि हमें एक तो कुछ मिल नहीं रहा और जो हमारा अपना, जिनको वो मानते हैं कि जंगल हमारा है, उनको भी काट काट के छोटा किया जा रहा है, तो उन्हें लगता है हमें बेघर किया जा रहा है, हम कहाँ जाएँ। तो ये गुस्सा है, ये गुस्सा जो है इसी तरह की परंपराओं के ज़रिए ऐसी शक्ल में हमारे सामने आता है। और अफसोसनाक तरीके से ये आया कि 7 लोग उन्हीं के बीच के जिनका कत्ल कर दिया गया। तो ये थी पत्थलगड़ी परंपरा के नाम पे खेले गए इस खूनी खेल की कहानी। बाकी दीपक बैठा हुआ है, मैं सवाल फटाफट। सबसे पहला सवाल है करेक्शन के लिए। रवि प्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं कि उस वक्त जनसंख्या 102 करोड़ थी, तो 84 करोड़ नहीं है, वो 84 लाख होगा शायद। अच्छा, हाँ सॉरी, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा फिगर में कुछ गड़बड़ होगा। सर एक एडवेंचर की जिंदगी है, वो कह रहे हैं कि सर मैं बुलंदशहर से हूँ, मेरा नाम विनोद मिश्रा है, मेरे दोस्त और मैं चौराहे पे चाय की दुकान पर आग जलाकर हाथ सेकते हुए आपकी कहानियां सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सुनते सुनते
कभी कभी चाय भी ठंडी हो जाती है। विनोद मिश्रा जी और आपके दोस्तों का शुक्रिया, लेकिन आपने जिस तरीके से बनाया, एक चौराहे पे आग जलाकर चाय पी रहे हैं, मैं सच बताऊं मुझे लालच आ गया। मुझे लगा कि काश ऐसी जगह पे कहीं मैं भी अभी बैठा होता, और क्या मज़ा आए अगर ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ आग की लौ हो, चाय हो और हल्की हल्की ठंड हो और वहाँ बैठ के कहानी सुना रहा हूँ, तो फिर तो डबल ही मज़ा आ जाए। लेकिन थैंक यू विनोद और आपके दोस्तों का। सर आपके एक दोस्त तारीफ है, मतलब अवतार सिंह जी का, ओम प्रकाश जी का। सबसे पहले अवतार सिंह जी कह रहे हैं कि सर वो टोरंटो कनाडा से देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा जॉब करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। एक बार टोरंटो का प्लान कीजिए जहां आके हम आपको आएंगे एयरपोर्ट पे लेने। अवतार सिंह जी थैंक यू वेरी मच। कभी टोरंटो आऊँगा तो ज़रूर मिलूंगा आपसे। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। सर ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि सर मैं लाइव देखना पसंद नहीं करता हूँ, मैं डाउनलोड करके 9:30 बजे डाउनलोड पे लगा देता हूँ और रात को 12 बजे के बाद देखता हूँ आपके शो, तो जिसकी वजह से उनकी वाइफ को प्रॉब्लम है। ओम प्रकाश जी थैंक यू दिल से। आप रात को सुनते हैं, लेकिन हाँ, आपकी अगर कहानी सुनने की वजह से आपकी पत्नी को दिक्कत होती है तो मुझे लगता है थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, आप टाइम बदल लें। सर खलील दीपक जी का सवाल है सर कि गवर्नमेंट की वजह से ही नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्कीम की खामियां हैं। खलील साहब, इसको आपने अच्छा ये सवाल करके मुझे थोड़ा सा एक चीज़ में मिस कर गया था कि गवर्नमेंट और इन सारी चीज़ों की वजह से ही नक्सल और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। ये जो झारखंड में हुआ और ये जो पत्थलगड़ी मूवमेंट चला, इसमें बीच में सरकार ने कहा कि ये माओवादी या नक्सली इसमें बीच में बदमाशी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। नक्सल मूवमेंट भी अगर आप देखें, जो मैं ऑलरेडी आपको कहानी सुना चुका हूँ, उसकी जड़ और बुनियाद में क्या था? शुरुआत इसीलिए हुई थी कि बेरोज़गारी, भूखमरी, उनको उनका हक नहीं मिल रहा था, उनको डेली का न्यूनतम मजदूरी मेहनताना नहीं मिल रहा था, और उन्होंने अपना हक मांगने के लिए एक तरह से एक बागियाना तेवर अपनाया। बाद में हालांकि वो धीरे धीरे ये मूवमेंट थोड़ा बिखर गया और जो है गैर कानूनी रास्ते पे चला गया, खून खराबा। लेकिन नक्सल मूवमेंट की शुरुआत जो थी वो अपने अधिकार, अपने हक के लिए थी। बाद में कई चीज़ें हुई, तो यही चीज़ यहाँ पे है झारखंड में कि जो आदिवासी हैं अभी भी ये लोग अपने हक और बाकी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे बीच में एक आया था 2 साल पहले शायद कि कानून में बदलाव करना था, जो आदिवासियों की ज़मीन से जुड़े हुए कानून थे, जो संविधान में उनको हक मिला हुआ, उसको बदलने की सरकार ने कोशिश शुरू की थी। जैसे ही लोगों को पता चला, पूरा गुस्सा सड़क पर उतरा है। हालांकि सरकार ने बाद में वो अपना कदम वापस ले लिया। तो अगर उनको उनके हक देने की बजाय हम उनको उसके हक से और छीनने लगें तो फिर यही चीज़ें आगे चल के नासूर बन जाती हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बड़ी परेशानी हो जाती है। सर दुर्गेश सिंह जी का मेरा कहीं ना कहीं सवाल है सर ये कि सर निर्भया के गुनहगार अगर जेल में रहते हुए कोई क्राइम कर देते हैं तो क्या उन पे इनकी फांसी पर रोक लगाकर उन पे केस चलाया जाएगा? दुर्गेश जी, अगर निर्भया के गुनहगार, आपने एक अच्छा सवाल पूछा। दुर्गेश का सवाल ये है कि निर्भया का जो 4 गुनहगार अभी तिहाड़ जेल में है, मान लीजिए वो जेल के अंदर कोई क्राइम कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, तो क्या ये फांसी रुक जाएगी? कानून कहता है कि बिल्कुल रुक जाएगी, इसलिए कि उस जेल के अंदर जो मर्डर हुआ है उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, उसका मुकदमा चलना चाहिए। उससे पहले ही आप उसको टांग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग क्राइम है जो किया है। हाँ, उसमें यह देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या उसने ये कदम अपनी इस पुरानी सज़ा को टालने के लिए किया ताकि इसका मुकदमा चलता रहे, और बाकी तो वो अदालत के ऊपर है कि फिर वो उसका कितना जल्दी फैसला करती है। लेकिन अगर एक क्राइम किया है, क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, तो फिर उसकी जो पूरी एक प्रक्रिया है, एक जो प्रोसेस है, वो फॉलो होगा। सर सौरभ पांडे जी कह रहे हैं कि सर मैंने आपको कई बार मेल किया लेकिन शायद आपने पढ़ा नहीं, तो प्लीज कंसीडर माय रिक्वेस्ट। इंडियन हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने कहा था कि सौरभ पांडे साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मेल पढ़ा, आपको रिप्लाई शायद नहीं कर पाया, छूट गया होगा। इंडियन क्या है इनका? इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का हैशटैग है मतलब। अच्छा, ओके, चलिए मैं आपका फिर मेल पढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़ता हूँ। सर राकेश इंदौर जी से हैं, सर वो कह रहे हैं कि सर आपका शो बड़ा पसंद करते हैं, डेली देखते हैं हम, अब इंदौर आइए, आप कभी प्लीज बताइएगा एक बार आपसे मिलने का बहुत पक्का वादा राकेश जी, जब भी इंदौर आऊँगा मैं ओपनली एकदम बता कर आऊँगा। और इंदौर के बहुत सारे दोस्त बन गए हैं, इंदौर की नमकीन भी बड़ा फेमस है, वो अपने एक भाई हैं जिन खिलाया भी था, तो आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। सर कृष्णा शर्मा जी कह रहे हैं कि सर जो दिशा के साथ हुआ था उनका केस कहाँ तक पहुँचा है अब तक? दिशा के साथ जो हुआ था, ये मैं भूल रहा हूँ कौन सी वाली, अच्छा हैदराबाद डॉक्टर के, वो उसमें इनकाउंटर हुआ चारों, आपको पता है। उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स अपने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके तहत उस पर इंक्वायरी चल रही है तेलंगाना में, और अभी उस इंक्वायरी की रिपोर्ट फाइनल नहीं आई। तो उसमें यह है कि रिपोर्ट आएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि इनकाउंटर जेन्युइन था या फेक था, आगे का कार्रवाई बाद में होगी। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको अगला भी बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा था हमसे, एक वो कहानी सुनाई थी शबनम की कि शायद हिंदुस्तान में फांसी पाने वाली वो पहली महिला होगी, उस केस का क्या हुआ? तब मैंने कहा था कि उस वक्त शायद उसका जल्दी फैसला होगा, फांसी पे भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज उस केस की सुनवाई थी। अब यहाँ पे भी देखिए एक अजीब चीज़ है कि शबनम की मर्सी पिटीशन खारिज हो गई थी, लेकिन शबनम ने एक अपना रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन को बचा के रखा हुआ था।
उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उसने ये दलील दी है कि जेल में उसका चाल चलन अच्छा है, जेल में इतने सालों से है, तो इसलिए उसके इस फांसी की सज़ा पे कुछ रहम दिखाते हुए फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज एक बात कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये नज़ीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जुर्म को करने के बाद कोई कैदी जेल में रहता और लंबे वक्त तक रहता और जेल में वो बहुत अच्छा उसका बिहेवियर है, बहुत अच्छा चाल चलन है, बहुत शराफत से रहता है, जेल के सारे रूल्स को फॉलो करता है, पढ़ता लिखता है, दूसरे कैदियों को समझाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके उस पुराने जुर्म या उसके उस पुराने गुनाह की तरफ से हम आंख बंद कर लें और हम उसको अच्छा और सच्चा मानकर उसकी सज़ा कम कर दें, क्योंकि वो जुर्म अपनी जगह है और जेल में आपका चाल चलन अपनी जगह है। तो इस जेल में आपकी अच्छाई को देखते हुए आपके पुराने जुर्म पुराने गुनाह के लिए आपकी सज़ा को हम कम कर दें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब तक इसका कई लोगों को लाभ मिला है कि जेल में अच्छे चाल चलन की वजह से लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है तो आने वाले वक्त में ऐसे केसेस में हमेशा कमी आएगी जब कोई ये कहे कि जेल में चाल चलन अच्छा होने की वजह से उसको जल्दी रिहा किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग बन जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला शबनम की इस अपील पर रिजर्व रख लिया है, और रिजर्व रखने का मतलब ये है कि मुझे लगता है नेक्स्ट वीक, शायद उम्मीद यही है, शबनम का फैसला आ जाए। क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और डेथ पेनल्टी बरकरार रखी, क्योंकि ऑलरेडी मर्सी पिटिशन खारिज है, तो मुझे लगता है कि शबनम देश की पहली महिला होगी जिसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन ये अगले हफ्ते पता चलेगा। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।